हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम क्लास 12 का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जो कि 20 तारीख को होने वाले आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ फ्रॉम एटम्स। तो एटम्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. Atoms combine to form molecule. Molecules are the basic building blocks by which matter is formed. तो एटम कैसा होता है, इसको जब जानने की कोशिश की गई तो कई सारे मॉडल प्रपोज किए गए, और जो पहला मॉडल था दैट वाज थॉमसन मॉडल, लेटर ऑन रदरफोर्ड्स मॉडल, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव बोर्स मॉडल. तो बोर्स मॉडल वाज अ पाथ ब्रेकिंग आइडिया in terms of the history of modern physics, क्योंकि ये क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है. इसके पहले के मॉडल्स में क्वांटाइजेशन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है. सो दैट इज़ वाई बोर्स थ्योरी इज़ अ गेम चेंजर इन द प्रोसेस. तो क्लास 12 में आपके पास बोर्स थ्योरी तक स्टडी करना होता है, तो हम बोर्स थ्योरी के ही बेसिस पर कुछ बातों को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे. तो बोर्स थ्योरी में दो बातें कही गई है मुख्य रूप से. बेसिकली जो बोर्स मॉडल था, इट वाज अ करेक्शन टू द रदरफोर्ड्स मॉडल. तो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कहा गया था कि भाई एटम जो होता है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में ही सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और करीब करीब एटम का सारा मास भी इसी में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके अराउंड घूमते हैं. अब अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. तो उन्होंने कहा भाई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दिस सर्कुलर मोशन. तो ये बात रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताई, और इसके आधार पर एटॉमिक मॉडल प्रपोज कर दिया. बट रदरफोर्ड मॉडल में एक बेसिक प्रॉब्लम जो मेंशन की गई वो ये थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन करता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी को लगातार बदल रहा है. इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी इधर है, फिर इधर हो जाएगी, फिर इधर हो जाएगी. तो वेलोसिटी इसकी लगातार बदल रही है. इसका मतलब है इसमें एक्सेलरेशन है. तो सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन इज एन एक्सेलरेटेड चार्ज, और एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है. तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाएगी. तो वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में न चल करके एक स्पाइरल पाथ में चलेगा, और फाइनली वो न्यूक्लियस में ही आकर के गिर जाएगा. यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे एटम में वो ऐसे ही एक कर्व फॉलो करेंगे, एंड दे विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस फाइनली. तो ये मॉडल जो रदरफोर्ड प्रपोज कर रहे थे, जिसमें कि सेंटर पे न्यूक्लियस और सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो स्टेट कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगी, और फाइनली हमारे पास एक स्टेगनेंट न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर न पॉजिटिव चार्ज होगा न नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे. तो ये मॉडल के साथ एक ये बेसिक इशू था. इसका कोई आंसर बोर से पहले सक्सेसफुली नहीं दिया जा सका. सो नील्स बोर केम अप विद द करेक्शन आइडिया, और उन्होंने जो प्रपोज किया वो ये किया कि देयर आर स्टेशनरी स्टेट्स. तो स्टेशनरी स्टेट क्या है? Stationary states are the orbits of electron around the nucleus in which it can move indefinitely without losing energy. तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो एनर्जी लूज कर जाएगा और न्यूक्लियस में गिर जाएगा. तो न्यूक्लियस के अराउंड कुछ ऐसी खास ऑर्बिट्स हैं जिनमें अगर इलेक्ट्रॉन चले
तो वो इनफाइनाइट टाइम तक इन ऑर्बिट्स में चल सकता है, वो स्पाइरल करके नहीं आएगा। तो कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी वाले ऑर्बिट है? तो उन्होंने कहा स्टेशनरी स्टेट को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि MVR इज इक्वल्स टू NH/2 होगा। ये जो MVR है इसी को हम एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। और यहाँ जो ये n लिखा जा रहा है, इस n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। सबसे अंदर वाले ऑर्बिट के लिए n बराबर 1 हो जाएगा, उससे बाहर वाले के लिए n बराबर 2 हो जाएगा, उससे बाहर वाले के लिए n बराबर 3 हो जाएगा। तो आपने शायद पढ़ा होगा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो ये स्टेशनरी स्टेट को पहचानने के लिए एक कंडीशन उन्होंने लगाई। तो अब वो ये कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम या तो h/2 पाई है, या 2h/2 पाई है, या 3h/2 पाई है, या 4h/2 पाई है, यानी कि वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो क्वांटाइज्ड हो गया ये, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा Q इक्वल्स टू NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन इज द क्वांटा ऑफ चार्ज। तो वो यही कह रहे हैं कि h/2 पाई इज द क्वांटा ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन अगर इतना एंगुलर मोमेंटम या इसका मल्टीपल लेके चल रहा है तो फिर वो स्पाइरल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी वो कही थी E2 माइनस E1 बराबर h²। इसके बारे में हम बाद में बात करें। तो देखा जाए तो बेसिकली बोर्स मॉडल में दो ही उन्होंने बात कही है, और कई बार हम तीन बातें भी कह देते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, द कंडीशन फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट एंड द ओरिजिन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो अगर आपसे कहा जा रहा है बोर्स मॉडल बताइए, तो आपने तीन बातें बतानी है। पहला कि देयर आर स्टेशनरी स्टेट्स, दूसरी बात स्टेशनरी स्टेट्स के अंदर MVR इक्वल्स टू NH/2 पाई, और तीसरी बात E2 माइनस E1 इक्वल टू h²। तो ये तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि नील्स बोर ने इंट्रोड्यूस की, और इनको इंट्रोड्यूस करने के बाद में रदरफोर्ड के मॉडल में ये चीज़ें उन्होंने कहा ये इंट्रोड्यूस कर लीजिए, सो दिस मॉडल विल बी एबल टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एन एटम सक्सेसफुल। तो हम यहीं से कुछ चीज़ों को वर्कआउट करेंगे। क्या क्या निकालेंगे? तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी स्टेट। कैसे निकाला जाएगा भाई? तो उन्होंने ये कहा था कि भाई ये हमारा मान लीजिए कि स्टेशनरी स्टेट है, और इस स्टेशनरी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर है और किसी स्पीड v से चल रहा है। सो दिस इज आवर इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में z प्रोटॉन्स हैं, तो न्यूक्लियस पर जो चार्ज होगा वो +Ze हो जाएगा। और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और यही फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं ऐसा मानता हूं कि इस ऑर्बिट का या स्टेशनरी स्टेट का रेडियस r है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा mv²/r। क्लास 11 में आप ये पढ़ते हैं। और जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r², where Q1 is equal to charge of an electron and Q2 is equal to
चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा mv² इक्वल्स टू 1/4πε0 ZE²/r²। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व कर दूं तो ये बन जाएगा mv² इज इक्वल्स टू ZE²/4πε0। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल MVR इज इक्वल टू NH/2π होता है, and therefore we can write NH/2π into V equals to ZE²/4πε0। और इसको हम फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ZE² डिवाइडेड बाई 2NH/0, ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। और यहाँ से आपको दिखाई पड़ जाएगा कि V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N है, यानी कि जितना न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना तेज चलेगा, और जैसे जैसे हम वहाँ से बाहर की ओर चलना शुरू कर देंगे वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती चली जाएगी। ये बोहर्स मॉडल में बात आती है निकल कर। दूसरी चीज, रेडियस ऑफ अ स्टेशनरी स्टेट। तो अभी हमने ये कहा कि MVR इज इक्वल्स टू NH/2π है। इसका मतलब ये हो गया कि जो R की वैल्यू होगी वो NH/2π MV होगी, और V हम निकाल चुके हैं। इसका मतलब R इज इक्वल्स टू NH/2πm, और V की जगह आ जाएगा ZE²/2NH/0। तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये रीअरेंज करके बन जाएगा N²H²/0 अपॉन πmZE²। तो यहाँ से हमें रेडियस मिल गया, और आप देख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू N² है, यानी कि अगर इनर मोस्ट ऑर्बिट का रेडियस R0 है तो उसके बाहर वाले का जो होगा वो 4R0 होगा, उसके बाहर वाले का 9R0 होगा, उसके बाहर वाले का 16R0 होगा। यानी कि मान लें थोड़ी देर के लिए कि इसकी वैल्यू x है, तो अगर सबसे अंदर वाली स्टेट x रेडियस की है, और सपोज कर लेते हैं x की वैल्यू 1 है, तो अगर सबसे वाले अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो x है, तो उससे अगला वाला जो ऑर्बिट होगा वो 4 होगा। 1 है तो 4 हो जाएगा, तीसरे वाले में 9 हो जाएगा, चौथे वाले में 16 हो जाएगा, पांचवें वाले में 25 हो जाएगा, बिकॉज R प्रोपोर्शनल टू N²। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। जो इनर मोस्ट रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट इन हाइड्रोजन एटम होता है उसको बोर रेडियस बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा। और अगर हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करेंगे रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हालांकि ग्राउंड स्टेट और इनर मोस्ट ऑर्बिट एक ही बात है, तो यहाँ पर अगर मुझे वो निकालना हो तो आ जाएगा H²/0 अपॉन πmE², और इसको हम सॉल्व करते हैं तो करीब करीब 0.53 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। तो दिस इज आवर रेडियस। अब इसके बाद बात आ जाती है एनर्जीज की।
तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी स्टेट, तो ये कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी, नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी हम निकाल चुके हैं, दैट वाज जेड ई स्क्वायर अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट। तो इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये बन जाता है एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ से पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो वेलोसिटी वॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, और यहाँ पे v स्क्वायर है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आना भी चाहिए था, एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी स्टेट, तो ये क्या आएगी? तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है, वो होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, न्यूक्लियस का चार्ज प्लस ZE अपॉन R। ध्यान रखिएगा कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन में चार्जेस के सिंबल लेना कंपलसरी होता है। तो अब अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में जाएं तो माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R है, और R की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई πmZE स्क्वायर। तो ये पाई से ये वाला पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस mz स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 4n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये बन जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है और नेगेटिव है। इसके नेगेटिव होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स फील कर रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ न्यूक्लियस, जो ऑब्वियस है। अब अगर हम यहाँ देखें तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के जो एक्सप्रेशंस हैं, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। इसको अगर मैं यहाँ लिख दूँ आपके रेफरेंस के लिए, तो जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो है mz स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। और इन दोनों एक्सप्रेशन को देख करके हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल एक जैसे हैं, बस एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। एक में डिनोमिनेटर में 8 आ रहा है और दूसरे में डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी है। और यहाँ से हमारे पास ये समझ में आ जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी हो तो टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी मैं बता चुका हूँ -2 है। इसमें आप के और ऐड कर दीजिए, तो जो टोटल एनर्जी आ रही है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ रही है। यानी कि अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी अगर मुझे पता है तो मुझे उसकी काइनेटिक एनर्जी अपने आप पता चल जाएगी, मल्टीप्लाई इट विद अ माइनस साइन, और उसका -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी भी पता चल जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है स्टेशनरी स्टेट में
वो हो गई माइनस mz² e⁴/8n²h²ε0²। और अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं तो इसमें केवल और केवल n एक ऐसा टर्म है जो चेंज होगा। अंदर वाले ऑर्बिट के लिए n1, फिर बाहर वाले के लिए 2 और बाहर आए 3 और बाहर आए 4 और बाहर आए 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बन जाता है। ये रेडी रेफरेंस के लिए है आपके। तो अगर मैं एक गिवन स्टेशनरी स्टेट की बात करूं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम का इनर मोस्ट ऑर्बिट, तो वहाँ पर जो टोटल एनर्जी आएगी वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी विद अ नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, वो उसे बिना एक्सटर्नल एजेंट की मदद के छोड़कर नहीं जा सकता। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस और इन पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा और अगले वीडियो में मैं आपसे कुछ प्रॉब्लम शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।